तो ये है जी हमारा नोट टू द अकाउंट नंबर 2. दिस इज फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व और सरप्लस वाले नोट टू द, देखो अभी तक जो मैंने पहला नोट टू द अकाउंट कराया था वो था शेयर कैपिटल का, वो हमारे पास 4 नंबर का पेपर में आना ही आना था, कंफर्म्ड है. ठीक है जी. ये नोट टू द अकाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस ये पेपर में आने थी 3 नंबर का. ठीक है. ये 3 नंबर के ना हमारे पास 6 आइटम आएंगी अलग अलग कि बताओ कौन सी आइटम किधर किधर आती है. तो इसके लिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, विच इज फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट टू द अकाउंट नंबर 2. ठीक है जी. इसको याद रखने का तरीका क्या है, पहले ये याद रखना. इसके अंदर आएंगे 4 S 2 C और 1 O. ठीक है जी. 4 S 2 C और 1 O, सबका मीनिंग बता रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंगली हमने इसको याद रखना है. ठीक है जी. पहला S है हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम. क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम इससे पहले हमने कभी पढ़ा है? हर जगह पढ़ा हुआ है. 10 का शेयर हमने 12 में बेच दिया, कहाँ जाएगा? प्रीमियम में. और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इधर आ जाते हैं. सेम शेयर में भी था, सेम डिबेंचर में भी था. तो पहला S स्टैंड फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम. अगला S स्टैंड फॉर सिंकिंग फंड. बता रहा हूं जी. सिंकिंग फंड का मतलब एक और नाम होता है इसका DRR. DRR का मतलब होता है डिबेंचर रीपेमेंट रिजर्व्स. डिबेंचर रीपेमेंट रिजर्व्स. इसको मैं बिल्कुल सिंपल और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करूं तो ये कि अब जैसे अब हमारी कंपनी ने डिबेंचर इशू किए. ठीक है जी. मैंने कहा था भैया 10 साल के बाद तुम्हें 10 लाख रुपए वापस करूंगा. तो 10 साल के बाद मेरे पास 10 लाख रुपए कहां से आएंगे? उसके लिए मैं क्या इकट्ठा कर रहा हूं? डिबेंचर रीपेमेंट रिजर्व. एक गुल्लक बना दिए जिसके अंदर मैं 10 लाख रुपए इकट्ठे कर रहा हूं ताकि 10 साल के बाद मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाए. दैट इज नोन एज DRR या सिंकिंग फंड, डिबेंचर रीपेमेंट रिजर्व्स. ठीक है जी. इसी में ही अगला ऐसा आता है मेरे पास सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. इसको ना हम लोग पिछले साल नेट प्रॉफिट के नाम से जानते थे पिछले चैप्टर में, या इसको नेट प्रॉफिट भी बोलते थे, बट यहाँ इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. अगर प्रॉफिट होगा तो हम इसे प्लस करेंगे, बाय चांस नेट लॉस हो गया तो हम इसे क्या कर देंगे? माइनस. कॉमन सेंस है यार. और इसके पीछे भी बड़ा अच्छा रीजन है जिसकी वजह से मैं एक कर रहा हूं कि मैं प्रॉफिट को प्लस कर रहा हूं, लॉस को माइनस कर रहा हूं. उसका रीजन क्या है? अभी हम लोगों ने पार्टनरशिप के अकाउंट बनाए. प्रॉफिट होता था तो लायबिलिटी में लिखा होता था. ठीक है जी. लॉस होता तो मैं उसको कहां लिखा होता था? असेट में. याद है? आप खुद सोचो यार, लॉस हो रहा है, लॉस हमारे लिए असेट है. एक मूर्ख आदमी जो सिर्फ बैलेंस शीट की जीरो देख रहा है वो क्या देखेगा? फर्म को 10 करोड़ रुपए की असेट पड़ी है, ये नहीं पता वहां पे 2 करोड़ का तो लॉस है. तो सेम लिमिटेशन को अकाउंट्स की विंडो ड्रेसिंग को उन्होंने हटाते हुए क्या किया? जब कंपनीज एक्ट बनाया उन्हें क्या बोला? भाई साहब प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर दो, लॉस हो रहा है तो रिजर्व में से माइनस कर दो, उसको असेट में शो करने की जरूरत नहीं है. तो इस वजह से हम कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं? प्लस, और लॉसेस को क्या कर रहे हैं? माइनस. ठीक है जी. इसी में ही अगला ऐसा आता है हमारे पास शेयर ऑप्शन मनी आउटस्टैंडिंग. ये सारी की सारी टर्म्स अब आपके पास पेपर में यही आएंगी. ये आपको शेयर ऑप्शन मनी आउटस्टैंडिंग, इसका भी मीनिंग बता रहा हूं क्या होता है. यूजुअली हमारी कंपनी क्या चीज करती है? अपने इंप्लॉइज को ना शेयर्स बेच देती है सस्ते में. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक BST में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ अ टेन्योर ऑफ अ पर्सोनल. पढ़ा था जी. उसके अंदर वो क्या कहते हैं? हर एक फर्म के लिए इंपॉर्टेंट और मुश्किल चीज क्या है कि इंपॉर्टेंट मुश्किल चीज क्या है कि बार बार ना इंप्लॉय बिजनेस छोड़ छोड़ के जाते रहते हैं. बार बार उसकी ट्रेनिंग पे खर्च करना पड़ेगा, बार बार उसकी डेवलपमेंट पे खर्च करना पड़ेगा. तो इंप्लॉय को वो क्या चीज करते हैं? एक टाइप की लॉलीपॉप दे देते हैं. ले भाई लॉलीपॉप, तू हमारे पास 4 साल काम कर, 4 साल काम करने के बाद मैं तेरे को अपनी कंपनी का शेयर 500 रुपये वाला 400 रुपये का दे दूंगा. इंप्लॉय भी खुश, यार कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, 500 का शेयर है, मार्केट से कम में मिले तो कितने का दे रहा हूँ? 400 रुपये. कितने का डिफरेंस आ गया? 100 रुपये. वो 100 रुपये का डिफरेंस कहाँ से भुगता जाएगा? ये यहाँ से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, विच इज शेयर ऑप्शन मनी आउटस्टैंडिंग. ठीक है जी. अगला मेरे पास अगला C. ठीक है जी. नेक्स्ट C स्टैंड्स फॉर कैपिटल रिजर्व्स. क्या ये हमने कभी पढ़ा कैपिटल रिजर्व? पढ़ा हुआ है भाई, 2 जगह पढ़ा हुआ है. जब शेयर फोरफीट करके शेयर रीइश्यू किए हुए हैं तब, और एक और कैपिटल रिजर्व पता है कहाँ पढ़ा था? वेंडर में. असेट लायबिलिटी टू वेंडर, डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ जाता था तो कैपिटल रिजर्व. जितना पैसा आप इकट्ठा करके जा रहे हो सारा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में. तभी जब मैंने शेयर रीइश्यू किए थे उसका अमाउंट कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में. उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करना. ठीक है जी. अगला C स्टैंड्स फॉर CRR. वहां कैश रिजर्व रेशो नहीं है बेवकूफो. ये है डिबेंचर रीपेमेंट रिजर्व. ऐसे ये बन जाता है कैपिटल रीपेमेंट रिजर्व.
कैपिटल रीपेमेंट रिजर्व। अब ये क्या होता है ये भी समझ लेते हैं एक बारी। कैपिटल रीपेमेंट रिजर्व का मतलब कि हमने पढ़ा था हमारे पास ना शेयर कैपिटल दो टाइप की होती है, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर तो कभी रिडीम ही नहीं करने होते, वो तो जब कंपनी वाइंड अप होती है तब सबके जितना पैसा बचता है आपस में बांट लेते हैं। पर प्रेफरेंस शेयर्स की कभी कभी हमें रीपेमेंट करनी होती है, जैसे डिबेंचर्स की कर रहे हैं 5 साल बाद या 10 साल बाद। अब मेरे पास ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं जिनकी मुझे रीपेमेंट करनी है, तो उसके लिए मैंने क्या क्रिएट कर दिया, कैपिटल रीपेमेंट रिजर्व्स, जो रीपेमेंट के टाइम पे यूज किए जाएंगे। लास्ट बच गया जी ओ, आपकी लाइफ लाइन क्या होता था, अदर रिजर्व्स। और इस अदर रिजर्व्स में भी स्पेसिफिकली दो ही चीजें आएंगी, एक है जर्नल रिजर्व और दूसरा है रीवैल्यूएशन रिजर्व। एक क्या है जर्नल रिजर्व, दूसरा क्या हमारे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब आप ये जो मैंने इतनी बड़ी बकवास लिखवाई है पेपर में कैसे आएगी ये समझना है, और ये मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को नंबर दिलाएगा। आसान सा टॉपिक है, हमें पेपर में पूछेगा भाई बताओ रीवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ आता है, आप लिख के आओगे रीवैल्यूएशन रिजर्व किस में आता है, अदर रिजर्व्स में। अदर रिजर्व्स किस में आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। रिजर्व्स एंड सरप्लस किस में आता है, शेयर होल्डर्स फंड में। शेयर होल्डर फंड किस में आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में। मतलब उस आइटम को उसके घर तक छोड़ के आना है। और याद रखने का तरीका क्या है जी, 4 एस 2 सी और एक ओ। पहला एस किसके लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम, अगला एस सिंकिंग फंड, अगला एस सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, फिर एस शेयर ऑप्शन मनी आउटस्टैंडिंग, सी कैपिटल रिजर्व, फिर सीआरआर क्या हो जाएगा, कैपिटल रीपेमेंट रिजर्व, इधर डीआरआर और इधर सीआरआर, और एक और क्या आ जाएंगे अदर। इसमें दो ही आने, एक जर्नल रिजर्व और एक रिवैल्यूएशन रिजर्व। जर्नल रिजर्व इट इज अ रिजर्व दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। हमने 11th में पढ़ा था हमारे पास दो टाइप के रिजर्व है, एक जर्नल एक स्पेसिफिक। ये जो है ना डीआरआर स्पेसिफिक रिजर्व है, जर्नल रिजर्व आपने किसी भी काम के लिए इकट्ठा कर लिया। रिजर्व क्या बेसिकली यार एक पिगी बैंक है, जैसे आप लोग ने बचपन में पिगी बैंक क्रिएट बनाए होंगे, होली आई दिवाली आई पैसे इकट्ठे किए मम्मी पापा से, उसमें जोड़ लिए, किसी भी काम के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। सपोज आपने उसको स्पेसिफिक काम के लिए यूज कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रिजर्व। जैसे डीआरआर स्पेसिफिक रिजर्व, सीआरआर कैपिटल रिजर्व। आपने सिंपल पैसा इकट्ठा कर रहे हो, जब जरूरत पड़ेगी तोड़ के यूज कर लेंगे, वो कौन सा रिजर्व हो जाता है, जर्नल रिजर्व। ये आपका पिगी बैंक कंपनी के लिए रिजर्व। दोबारा से एक बॉक्स बनाएंगे जी नोट टू दी अकाउंट नंबर 3 के लिए, पर्टिकुलर रुपीस, और दिस इज फॉर नोट टू द अकाउंट नंबर 3, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कई लोगों के बोरिंग्स पता नहीं कैसे बोल लेते हैं, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, हाँ ये जो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है मतलब ये वो पैसा है जो हम लोगों ने बोरो किया हुआ है, मांगा हुआ है, और ये 12 महीने से ज्यादा चल जाएगा, इसे क्या बोल देते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसको याद रखने का तरीका बिल्कुल आसान है, इसमें आता है DPL, ठीक है जी। वे D stands for डिबेंचर्स, P stands for पब्लिक डिपॉजिट्स, और आप लोग ना इसको इकोनॉमिक्स में उसके नाम से जानते हो, पब्लिक बोरिंग्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट के अंदर नहीं आती थी यार, क्या पढ़ रहे हो भाई। अगला L stands for लोन्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 चीजें आनी है जी, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स और लोन्स। इनके लिए खास बात क्या है, ये आपके पास 12 महीने से ज्यादा चलेंगी, फॉर मोर देन 12 मंथ्स। इस वजह से क्या बोल देते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। याद रखना बिल्कुल आसान है, DPL। भाई वो बोल देगा कि डिबेंचर्स कहाँ आते हैं, बता देंगे भाई डिबेंचर्स कहाँ आते हैं जी, अंडर द हेड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अगला हेड आगे मेरे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसके साथ सार लगा दो, इट इज एन इंपॉर्टेंट हेड, ये पेपर में पक्का आएगा। एक आइटम इसकी भी पक्का आनी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। हाँ जी ये 4th नोट्स टू द अकाउंट्स है, पर्टिकुलर रुपीस। भाई इसको याद रखने का ना सबसे अच्छा तरीका पता क्या, इसमें बहुत सारी आइटम है, याद रखनी बहुत मुश्किल है, बट इसको याद रखने का अच्छा तरीका क्या है, ये जितने भी प्रोविजंस हैं ये 12 महीने से ज्यादा चलेंगे। पहली बात तो इट इज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सारे के सारे इंप्लॉय से रिलेटेड होंगे, तो जहां पे भी वर्ड इंप्लॉय दिख जाए या जो 12 महीने से ज्यादा चलेंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या चलने वाला है ये 12 महीने से ज्यादा, या किस रिलेटेड होंगे, रिलेटेड टू द इंप्लॉइज। बता रहा हूं इसमें कौन कौन से आएंगे। नंबर 1 प्रोविजन फॉर, प्रोविजन वर्ड तो सबके अंदर ही आना है, फॉर भी आना है, यहाँ पे अगला आ जाएगा फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स।
प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जब बंदा रिटायर हो जाता है तो उसको पैसा मिलता है खूब सारा, जिसे हम लोग बोल देते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, इसको बोल देते हैं पीएफ और प्रोविडेंट फंड। ये क्या हो जाता है मैं भी बता देता हूं। आप लोग ने भी नेशनल इनकम निकाली होगी। नेशनल इनकम के अंदर आपका फर्स्ट हेड इनकम मेथड में आपने एनडीपी एंड एफसी निकाला। उसके अंदर 3 चीजें जोड़ी, सीओई प्लस एमआईएस प्लस ओएस। सीओई का मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसी में एक और कंपोनेंट क्या जाता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू दी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। वो वहां पे जितना पैसा आपने डाला वो इधर आ जाता है। इसे क्या बोलते थे, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये प्रोविडेंट फंड क्या है, प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या था, ये वो पैसा है जब बंदा रिटायर होगा उसको जो पैसा मिलता है। याद है, इसको मैंने आप लोगों को उसमें बांटने से मना किया था, पार्टनरशिप में। मैंने कहा था बांटोगे तो जेल हो जाएगी। क्यों नहीं बांट सकते, क्योंकि इंप्लॉय का पैसा है। इंप्लॉय अपने सैलरी से पैसा कटवा के पीएफ के अंदर डालता है, उसकी सैलरी का अराउंड 12% कटता है हर बारी, और सेम कंट्रीब्यूशन इंप्लॉयर भी करता है, या तो सेम कर दे या मिनिमम 1200 रुपये डालता है, जितना भी है, तो इट इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी। ठीक है जी। सेकंड आ जाता है प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट्स। ये तो तब हो गया अगर इंप्लॉय रिटायर होएगा तो, और इसके साथ है उसको इंप्लॉय बेनिफिट अभी भी मिल जाता है। इसके अंदर आता है ईएसआई, सुना हुआ है, इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने इंश्योरेंस को ना वो चीज देते हैं, क्या अपने इंप्लॉय को कहते हैं कि भाई ये तेरा कार्ड बन गया, जैसे एक आयुष्मान भारत का कार्ड होता है, ऐसे ही कार्ड बन जाता है ईएसआई का। किसी भी बैंक के अंदर जाके, वो बैंक कह रहा हूँ, किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो अपनी वो करा सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उसके लिए कार्ड बन जाते हैं। उसके लिए पैसा कौन कंट्रीब्यूट करता है, इंप्लॉयर जोड़ रहे हैं। सो इट इज प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट। इसका भी कुछ छोटा सा अमाउंट उसकी सैलरी से कटता है, 500-600 रुपए, और एम्प्लॉयर भी भरता है, उसको सर्विस मिल जाती है। पूरे साल में इसको कुछ भी हो जाएगा, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में जाए, अपना ट्रीटमेंट कराए। ठीक है जी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ऐसा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, तीसरा आ गया प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। ग्रेचुटी है, कई लोगों को मेरी राइटिंग में देख के लगता है ग्रेविटी, और हमने प्रोविजन फॉर ग्रेविटी क्यों ही बनाना है यार, साइंस थोड़ी पढ़ रहे हैं। ग्रेचुटी का मतलब क्या है, अगर आप एक अच्छे इंप्लॉय हो और एक एम्प्लॉयर के पास आपने 5 साल से ज्यादा काम किया तो आप उसके लिए लॉयल हो। वो क्या करते हैं, दे पे यू अमाउंट, कि जो भी आपकी सैलरी है, आपने मेरे पास 5 साल से ज्यादा काम किया तो 5 साल के अकॉर्डिंगली आपको कुछ अमाउंट, जो भी आपकी लास्ट ऑन सैलरी है इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, आपने कितने महीने काम किया उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ पैसा दे देता है फॉर बीइंग लॉयल टू अस। दैट इज नोन एज प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, जो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, और वो भी तब मिलेगा अगर 5 साल से ज्यादा काम कर रहे हो। प्रोविडेंट फंड तो मिल ही जाएगा, जैसे ही छोड़ो के पैसा मिल जाएगा, पर ये 5 साल से ज्यादा पे मिलता है। ग्रेचुटी है, ग्रेविटी नहीं है। अगला प्रोविजन फॉर अर्न लीव्स। अर्न लीव क्या है, ये भी बड़ा अच्छा है जी। हर एक इंप्लॉई को एक साल में 10 या 12 छुट्टियां लेनी अलाउड है। हर एक को अलाउड है भाई, 10 या 12 छुट्टी ले लो। पर कई इंप्लॉई ऐसे होते हैं जो रोज की रोज आ जाते हैं, जैसे तुम्हारे स्कूल के टीचर नहीं होंगे, बड़ी तेज बारिश हो रही होगी फिर भी भाई पहुंचा होगा, आज हम सोचें छुट्टी व्यवहार नहीं आएगा, बट वो मैथ्स वाले टीचर तुम्हारे, ठीक है जी, तो उनके लिए क्या बनाता है, प्रोविजन फॉर अर्न लीव। ये समझना जी, ये क्या होता है। अब अर्न लीव का मतलब क्या है, अब सपोज एक इंप्लॉई को एक साल में 12 छुट्टी लेना अलाउड है, ठीक है जी। कई इंप्लॉई होते हैं मैथ्स टीचर जैसे बड़े लॉयल जी, रोज जाएंगे चाहे बुखार होगा तो भी पहुंच जाएंगे। अब उसने एक साल में 12 महीने एक्स्ट्रा काम किया, माना उसने 12 दिन उसने एक्स्ट्रा काम किया, और मान लो उसने 25 साल नौकरी करी, तो 12 × 25 दिन, वो 25 साल कितने हो गए, 300 दिन। 300 दिन उसकी सैलरी उसको एक्स्ट्रा मिल जाती है, जो भी उसकी लास्ट ऑन सैलरी है। दैट इज नोन एज प्रोविजन फॉर अर्न लीव। रिटायरमेंट के टाइम पे जितने दिन आपने एक्स्ट्रा काम किया उसके पैसे मिल जाते हैं, प्रोविजन फॉर अर्न लीव। तभी वो छुट्टी नहीं मारते स्कूल वाली मैडम, उनको ये लेके जानी अर्न लीव। चलो नेक्स्ट जी, प्रोविजन फॉर पेंशन फंड। इसके बाद लिखवाएंगे जी, पहले सारे एम्प्लॉय रिलेटेड लिखवाने दो जी। प्रोविजन फॉर पेंशन फंड, पेंशन भी सुना होगा, रिटायरमेंट के बाद हर महीने 10-15 हज़ार रुपए मिलते रहते हैं, लो भाई इससे अपना गुजारा निकाल लो। प्रोविजन फॉर पेंशन फंड अब बंद हो गए, अगर 7th पे कमीशन है तो बट कहीं की जगह मिल भी जाती है, तो प्रोविजन फॉर पेंशन फंड छोड़, वो कुछ हो रहा है, वो बाद में पढ़ेंगे ना इनकम टैक्स में। अगला जी, भगवान ने चाह दो
नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर वारंटीज। ये तो भाई सुना होगा वारंटी। मानो हम लोगों ने गाड़ी ली तो उस पर 1 साल की मिलती है वारंटी, या वो कहता है कभी कभार भाई एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, मुझे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा तो 5 साल की वारंटी, या 1 लाख किलोमीटर, कुछ ऐसी स्कीम दे देते हैं। तो अब 1 लाख किलोमीटर या 5 साल तक हमें झेलना पड़ेगा। तो क्या ये लायबिलिटी 1 साल तक चलेगी? इट इज गोइंग टू रन फॉर 5 years। तो इसमें आ जाएगा प्रोविजन फॉर वारंटी। और एक लास्ट हमारे पास क्या आ गया? अदर प्रोविजंस। अदर तो हर जगह आने ही आने, और यहाँ पे अदर में भी क्या आ जाएंगे? सिर्फ वो प्रोविजन जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है और 12 महीने से ज्यादा चलेंगे। प्रोविजन फॉर वारंटी, आपने किसी चीज की वारंटी नहीं मिलती यार 1 साल की, 1 साल से ज्यादा की मिल गई, वो वारंटी। ठीक है जी। अब कुल मिला के ये हेड इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स बहुत सारी हैं। ठीक है जी। अदर प्रोविजंस विच फॉर रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज विच आर गोइंग टू रन फॉर मोर देन 12 months। याद रखने का तरीका क्या है? सारी एम्प्लॉइज से रिलेटेड है या क्या चलने वाली 12 महीने से ज्यादा, जैसे मैंने यहाँ सारी बता दी कौन कौन सी। ठीक है जी। इसको भी लर्न कर लेते हैं जल्दी से फिर। सो दिस इज द नोट टू द अकाउंट नंबर 5। दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ये सारे के सारे करंट लायबिलिटीज में आते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर यूजुअली मेरे पास 3 मेन आइटमें आती हैं। ठीक है जी। फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पर्टिकुलर रुपीस, ये 3 के अंदर क्या है? सबसे पहला है हमारे पास लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, या इसको हम लोग बोल देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। शायद पढ़ा हो हम लोगों ने। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है और किस में जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। 12 महीने के अंदर बैंक को रीपेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अगला आ गया मेरे पास कैश क्रेडिट। सुने सीसी लिमिट, घर पे हमारी बात चल रही होती है, हमारी सीसी लिमिट इतनी है, बिजनेसमैन तो बेचारा चलता ही इसी के सारे हैं, तो ये कैश क्रेडिट बोल देते हैं। जितना हाँ पैसा निकालो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगती है। लास्ट अदर लोन्स विच आर रीपेबल ऑन डिमांड, जो 12 महीने से ज्यादा चलेंगे। सॉरी, विच आर नॉट रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब जो 12 महीने से ज्यादा चलेंगे। जैसे यार ये लोन्स आ गए। ठीक है जी। ये लोन कहीं से भी हो सकते हैं, समझो लोन बैंक से भी हो सकते हैं, बैंक शेड्यूल बैंक भी हो सकता है और नॉट शेड्यूल बैंक भी हो सकते हैं, अदर पार्टी भी हो सकती है। ये अदर लोन्स आगे मानो हमारी कंपनी है, हमने अपनी पेरेंट कंपनी से पैसा उधार ले लिया, वो यहाँ आ जाएंगे। जैसे अब मान जियो बना है, जियो को पैसे चाहिए, उसने क्या किया? अपने पेरेंट कंपनी मतलब उसकी पापा कंपनी कौन है? रिलायंस, रिलायंस से पैसे उधार ले लिए। ठीक है जी। और विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, हाँ, लेस देन 12 months। हाँ सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, ये 12 महीने के अंदर अंदर वाले वापसी करने। STB शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेज, जो 12 महीने के अंदर अंदर रीपे करने होते हैं। बेसिकली यहाँ जाते हैं लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, अदर लोन्स एंड एडवांसेज। ये ले भाई साफ राइटिंग में। चलो ठीक है जी। 3 चीजें हैं बस याद रखना, बिल्कुल आसान है। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड अदर लोन्स। ठीक है जी। अगला आ गया मेरे पास ट्रेड पेबल, सबसे आसान हेड। BP प्लस क्रेडिटर विल गिव मी TP। पेपर में उसके अकॉर्डिंगली हमें नहीं करना, हमें पेपर में बस ये आने वाला है कि भाई बताओ क्रेडिटर कहाँ आता है, नहीं आएगी तो हम बता देंगे क्रेडिटर कहाँ आते हैं ट्रेड पेबल में, ट्रेड पेबल कहाँ आते हैं करंट लायबिलिटी में। क्रेडिटर प्लस BP विल गिव मी TP। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी दोनों हेड हो गए, आगे चल रहे हैं अब। नोट टू द अकाउंट नंबर 7। ठीक है जी। 7 सबसे एंड में करेंगे, उससे पहले हम लोग ये 8 कर रहे हैं। ये भी आसान है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। पहले आसान वाले करा दिए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सिर्फ वही 7 आराम से पेज छोड़ देना, उस पर बहुत सारी आइटम है जो मुझे सिखानी है। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बस सुनो, दोनों में फर्क क्या है। लॉन्ग टर्म के अंदर वो आती हैं जो 12 महीने से ज्यादा चल रही हैं, यहाँ पर वो आएंगी जो 12 महीने से कम चल रही हैं। ठीक है जी। 12 महीने से कम में सबसे पहला आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। टैक्स या टैक्सेशन एक ही बात है। होता क्या, गवर्नमेंट कहती है कि आप ना मुझे जो टैक्सेस है एडवांस में पे करो,
उसके लिए हमने प्रोविजन बना दिया विच इज नोन एज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसे बोलते हैं एडवांस टैक्स। उसके लिए पैसा साइड में निकाल के रख लिया। अगला आता है प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, किसी भी और एक्सपेंसेस के लिए हमने प्रोविजन बना दी, फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम्स, फॉर आउटस्टैंडिंग दिस, फॉर आउटस्टैंडिंग दैट, सब इसी के बीच में जाते हैं। और एक लास्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये डाउटफुल डेट हमने कभी पहले पढ़ा है? किस में? डेटा में से माइनस, हाँ जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसी में आ जाता है। मतलब हमारे पास यहाँ पे यूजुअली सिर्फ 3 ही आते हैं। कौन सा? पहला टैक्सेशन, फिर क्या है एक्सपेंसेस, फिर क्या है डाउटफुल डेट्स। खास बात क्या है, ये सभी 12 महीने से कम चलने वाले हैं, लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है जी। लास्ट हेड जो हमारे पास आता है वो आता है अदर करंट लायबिलिटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड है, पेपर में कम से कम 2 आइटमें यहां नोट्स टू द अकाउंट्स नंबर 7, दिस इज फॉर अदर करंट लायबिलिटीज, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट। सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे पास पेपर में ये बारी बारी गालियों के मतलब नहीं है, ठीक है जी, सिर्फ यही आएगा बताओ कहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट आ जाता है करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट। पहले मीनिंग समझ लेते हैं। करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट का मीनिंग क्या है कि हमारी कंपनी ने सपोज कहीं से कोई लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई लोन ले लिया जी 10 लाख रुपए का किसी से 2015 में। उसको मैंने बोल दिया कि भाई ये जो लोन है इसकी रीपेमेंट जो है ना 7 साल के बाद होगी। ठीक है जी, 7 साल के बाद मतलब कब पेमेंट करनी है जी? 2022 में। अब ये समझने वाला पॉइंट क्या है, करंट ये 2015 में लोन लिया, 2022 तक चलेगा, मतलब 7 साल के लिए ये लोन क्या हो गया आपके लिए? लॉन्ग टर्म बोरिंग। हमें पता है लोन क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। बट क्या मैंने इसकी रीपेमेंट अभी करनी है? अब 2000 मुझे क्या याद है, 2021 और 22 वाले ईयर मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी? रीपेमेंट। तो फॉर दी 6 ईयर्स ये तो किस में जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग में। बट लास्ट ईयर में ये किस में आ जाएगा? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मतलब अदर करंट लायबिलिटी में। वैसे तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, बट इस साल जिन चीज़ों की मुझे इस साल पेमेंट करनी है वो क्या हो जाती है? अदर करंट लायबिलिटी में डाल के उसको छोड़ाएंगे। तो इस वजह से इसे क्या बोल देते हैं? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लो जी, ये मीनिंग नहीं आना, सिर्फ इसको मीनिंग ध्यान रखना कि क्या है। एक ऐसा लोन जिसकी रीपेमेंट आपने इस साल में करनी है वो इसमें आ जाएगा। चले जी, नेक्स्ट हेड आ गया मेरे पास, कॉल्स इन एडवांस। ये पेपर में पक्का आना है, कॉल्स इन एडवांस। और ये गलत भी होएगा। क्यों बताओ जी? कॉल्स इन एडवांस गलत क्यों हो जाएगा? कॉल्स इन एडवांस कहाँ आता है? क्या होता है कॉल्स इन एडवांस? जो इशूअर शेयर में मेरे को पैसा एडवांस में मिल गया। कई मूर्खों को लगता है ये शेयर कैपिटल वाले हेड में जाएगा, बट शेयर कैपिटल वाले हेड में नहीं है, वह कॉल्स इन अरियर है। कॉल्स इन एडवांस किसके अंदर है? अदर करंट लायबिलिटी में। और ये पेपर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम है, गलत होएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मीनिंग, इसका एक और नाम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम। यार किसी ने हमें पैसे एडवांस में दिए तो वो क्या बन जाएगी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या क्या बन जाएगी? अनअर्न्ड इनकम। ठीक है जी। अगला दोबारा मुश्किल पार्ट है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स। अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स। इंटरेस्ट का मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब ड्यू होता है, ये आउटस्टैंडिंग मान लो। इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स। बड़े बहुत भारी भारी शब्द है, मतलब समझ में नहीं आ रहे होंगे, मतलब दोबारा समझते हैं। इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट इज ड्यू एंड नॉट पेड। ड्यू भी हो गया और अभी तक हमने पे नहीं किया, तो इसको क्या बोल देंगे? इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स। बट ये तो अगले वाला इंटरेस्ट है, क्या ये ड्यू हो गए?
अगली बारी मेरी इंस्टॉलमेंट कब जानी है? 30 जून को। क्या ये इंटरेस्ट ड्यू हो गए? नहीं, पर 3 महीने मैंने यूज तो किया है। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कह रहे हैं? 1 साल के अंदर होने वाली सभी इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करो, तो वो तो इसी साल का खर्चा है, खर्चा तो है पर ड्यू नहीं हुआ। ड्यू कब होगा? अगली 30 जून को। सो फॉर दैट रिमेनिंग 3 मंथ्स दिस इंटरेस्ट इज अक्रूड एंड नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स। थोड़ा सा लॉजिकली और समझते हैं। मानो आर्जव को स्कूल वाले ने बोला कि भाई तुझे ना फीस पे करनी, ठीक है जी, फीस पे करने के लिए उसके बाद डेट हर बारी की, हर मंथ की लास्ट डेट होती थी। मानो 30th को उसने फीस पे करनी है। आर्जव ने क्या किया? 2 महीने की, जैसे मानो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। भाई ने ना अगस्त की फीस पे कर दी, कोई पंगा ही नहीं। सितंबर की फीस पे नहीं करी। कब ड्यू हो गई थी? 30 सितंबर को। ये क्या होगी? इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स। ड्यू भी होगी और भाई ने दी नहीं। अब अगले भाई ने अक्टूबर की फीस अभी तक दी नहीं, ठीक है जी, पर ये ड्यू कब होएगी? 30 अक्टूबर को। तो क्या ये मेरे लिए आउटस्टैंडिंग होगा? ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स। पर इतने दिन तो पढ़ लिया, उसके तो पैसे देगा, वो हो जाएगा इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स। अगला लिखो जी, नेक्स्ट। अनपेड डिविडेंड्स, वो डिविडेंड जो पे कर दिया गया है, मतलब जो हमने डिक्लेयर कर दिया बट अभी तक हमने पे नहीं किया, उसे क्या जी बोल देते हैं जी? अनपेड डिविडेंड्स। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। जैसे हमने पढ़ा था ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 3 चीज़ें आती थी, डीपीएल, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स और लोन्स। यहाँ पर भी पहले क्या आएंगे? डिबेंचर्स, ऊपर के आगे लोन्स आगे। यहाँ पर क्या आ जाएंगे? अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, वही जिनकी पेमेंट मैंने इस साल में करनी है, वो वाले डिपॉजिट्स। अगला अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। जिनका इंटरेस्ट ड्यू होगा और अभी तक हमने पे नहीं किए। कितनी आइटम होगी? 8। नेक्स्ट हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग टू बी रिफंडेड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेंडिंग टू बी रिफंडेड। ये याद है हमने अभी इशू ऑफ शेयर सीखा था। इशू ऑफ शेयर में प्रोराटा आया था, हमारे पास एक्सेस मनी आ जाती थी। एक्सेस मनी को मैं क्या करता, अलॉटमेंट में एडजस्ट करता था, फिर भी बच जाए तो उसको बैंक के थ्रू क्या करते थे? वापस। अगर मैंने वो वापस नहीं करी तो ये आ जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेंडिंग टू बी रिफंडेड। विद इन 90 डेज इस अमाउंट को रीपे करना होता है, नहीं करेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाते हैं। लास्ट क्या होता होगा? अदर में भी अदर है, बट यहाँ है अदर्स पेबल। अदर पेबल में 2 आते हैं मेनली। पहला आता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और फिर आ जाता है जीएसटी पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और जीएसटी पेबल कुल मिला के 10 आइटम में 10 की 10 इंपॉर्टेंट है। एक बार ये साफ राइटिंग में देख लो, कोई भी समझ में ना आ रही हो, बट एक बार दोबारा देखो। इसमें 10 में पहली क्या है? करंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट, ऐसी लायबिलिटी जिनकी पेमेंट बाद में करनी थी अभी कर दी। अगला क्या है? अभी प्री पे करनी, कॉज इन एडवांस, इशू ऑफ शेयर्स वाला। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, मतलब इंटरेस्ट विच इज ड्यू बट नॉट पेड। ये दी इंटरेस्ट विच इज ड्यू बट अभी उसकी डेट नहीं है रीपेमेंट वाली। ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट